हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने उसका लास्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहले हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं 50 क्वेश्चंस के, और आज का ये लास्ट पार्ट है, जिसके बाद आपके 200 क्वेश्चंस है जो वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इनमें से कौन सा है? तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड होती हैं, राइट। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स। कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बिल्कुल है। नेक्स्ट है कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज़। जो हम कैश पे कर रहे हैं सप्लायर्स को और एम्प्लॉयज़ को, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो बी भी ठीक है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। परचेज ऑफ फिक्स एसेट नहीं है, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। ओके, फिक्स एसेट कहाँ पे आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी नहीं आएगा बिकॉज ये है कैश इनफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्लियर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन सा आएगा? एक तो ये आ जाएगा कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स, और सेकंड आ जाएगा कैश पे टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़, मतलब ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। इसमें मैचिंग का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेस पेड। टैक्सेस पेड कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, मतलब 2। देन रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। क्लियर। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या है? इनफ्लो ऑफ कैश है, इन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्लियर। तो क्या आ गया? 2, 3, 1। ठीक है, 2, 3, 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर सर्विसेज एंड गुड्स इज एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो। जो हम कैश पे करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं सप्लायर्स को, ठीक है, फॉर सर्विसेज एंड गुड्स, क्या वो एग्जाम्पल है कैश आउटफ्लो का? बिल्कुल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं, पेमेंट एंड रिसिप्ट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो पेमेंट्स एंड रिसिप्ट दी हुई हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उनको हम कन्वर्ट करते हैं पेमेंट एंड रिसिप्ट एक्चुअली इन कैश। क्या ये सही है या गलत है? तो ये ट्रू है, क्योंकि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो हम 2 स्टेटमेंट उठाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट, राइट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें रिसिप्ट्स दी होती हैं, पेमेंट्स दी होती हैं, उन्हें हम लेते हैं कि ये एक्चुअल में पेमेंट हुई हैं और या फिर एक्चुअल में रिसीव हुई हैं, मतलब हम उन्हें कैश में ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, for the calculation of cash flow from operating activities, payment and receipt shown in profit and loss account are converted into payments and receipt actually in cash by eliminating। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पेमेंट्स और रिसिप्ट्स ही होती है ना, तो उन्हें हम पेमेंट एंड रिसिप्ट एक्चुअली इन कैश में कन्वर्ट करते हैं, बट उसमें से किसको एलिमिनेट करते हैं? ठीक है, किनको हम नहीं लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट है नॉन कैश रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू अर्न्ड। जो भी रेवेन्यू अर्न्ड है उसमें से नॉन कैश रेवेन्यू को एलिमिनेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ कैश रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो वही लेते हैं। नेक्स्ट है नॉन कैश एक्सपेंसेस फ्रॉम एक्सपेंसेस इनकर्ड, बिल्कुल लेंगे। ठीक है, मतलब इसको भी एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंसेस पेड इन कैश है, उनको तो हम कंसिडर करेंगे, बट जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनको हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड अंडर। तो इसने क्या बोला है? जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स किस मेथड में हम एडजस्ट नहीं करते। तो नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या जाते हैं? जैसे डेप्रिसिएशन होगी, राइट, तो ये नॉन कैश आइटम्स है।
ठीक है। या फिर हम कहते हैं रिटर्न ऑफ गुडविल हो गया, ठीक है, ये भी नॉन कैश आइटम है। तो हम इनको किस मेथड में एडजस्ट नहीं करते, इसको हम नहीं करते एडजस्ट डायरेक्ट मेथड में, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं ना तो हम डेप्रिसिएशन को भी ऐड करते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ को भी ऐड करते हैं, ठीक है, उनमें हम इनको एडजस्ट करते हैं, बट डायरेक्ट मेथड में इन एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 157, कैश फ्लो फ्रॉम सेल इज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है, जब हमें सेल्स से कैश फ्लो निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कैश सेल्स प्लस कैश कलेक्शन, बिल्कुल ठीक है। कैश कलेक्शन मतलब जो हमने डेटर से रिसीव करना था ना उसको हम ऐड कर देंगे कैश सेल्स में, तो टोटल कैश फ्लो निकल के आ जाएगा कि हमें इस साल में कितना कैश फ्लो मिला है, इनफ्लो ऑफ कैश कितना हुआ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल, और ये माइनस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए कैसे ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि ओपनिंग डेटर्स, सॉरी, जैसे मैं बोल दूं ओपनिंग डेटर्स, ठीक है, प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल्स, मतलब ये कैश, ये ऐसे ये ऐसी रिसिप्ट है जो हमें रिसीव करनी है अभी, राइट, इनसे अभी हमने पैसा लेना है, प्लस हमने सेल्स कर दी, ठीक है, ये पैसा हमारे पास आ गया, इनसे हमने पैसा लेना था और ये पैसा हमारे पास आ चुका है, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग डेटर्स जिनसे अभी रहता है लेना पैसा, अभी नहीं मिला है, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, ठीक है, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कैश फ्लो निकल के आ जाएगा कि टोटल हमें कैश कितना रिसीव हुआ है इस साल। क्लियर, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट होगा, जिसमें ए और बी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैश आउटफ्लो ऑन परचेज, सेम जैसे अब हमने इसमें सेल से कैलकुलेट किया था ना, ऐसे इसमें परचेज से कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैश आउटफ्लो ऑन परचेज कि परचेज पे कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम उसी वे से कैलकुलेट करेंगे। इसमें ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग बिल रिसीवेबल थे, इसमें क्या आ जाएगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ओपनिंग ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, ठीक है, प्लस कर देंगे इसमें परचेज, राइट, इतना पैसा हमने टोटल पे करना है, माइनस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग क्रेडिटर्स और माइनस कर देंगे क्लोजिंग बिल्स पेबल, राइट, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कैश आउटफ्लो ऑन परचेज। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है परचेज प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, माइनस कर देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग बिल्स पेबल, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर एक्चुअली बीइंग पेड इन कैश, ठीक है, जो हमने एक्चुअली कैश में पे किए हैं आर शोन अंडर, वो कहाँ पे शो किए जाते हैं, तो इसमें क्या बोला, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो उसको कहाँ पे शो करेंगे, कैश आउटफ्लो ऑन एक्सपेंसेस, जो भी कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है एक्सपेंसेस पर उसमें शो करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 में क्या दिया उसने, गिवन सैलरी एक्सपेंसेस 40,000, ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस 40,000 है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 5,000 है एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000 है, तो कैश आउटफ्लो कितना हुआ है सैलरी का वो कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितनी है 5,000, राइट, उसमें हम ऐड कर देंगे जो अभी हमने पे करनी है इस साल की जो सैलरी है, तो लिखेंगे सैलरी फॉर द ईयर, कितनी सैलरी है फॉर द ईयर 40,000, मतलब हमने टोटल 45,000 पे करना है, राइट, टोटल हमने कितना पे करना है, टोटल 45,000 पे करना है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर अभी भी 10,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी भी हमने पे नहीं किया 10,000, राइट, तो हम उसमें से लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, कितना 10,000, मतलब टोटल हमें 45,000 पे करना था जिसमें से 10,000 हमने अभी पे नहीं किया, तो टोटल पे कर कितना दिया 45,000 माइनस 10,000 35,000, राइट, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, इन इनडायरेक्ट मेथड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। जब हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो हम उसमें प्रॉफिट कौन सा लेते हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं या दोनों लेते हैं या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि जब हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, टैक्स को ऐड बैक कर लेते हैं, राइट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट है, उसने अब क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडेड टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा जी, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अगर हमें दिया हो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ऑप्शंस क्या हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको ऐड कर देंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड मेड ड्यूरिंग द ईयर, इनको भी ऐड कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड है जो, इसको भी ऐड कर देंगे। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स है जो, इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे जब हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 163, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो बताना है। अच्छा, इसने ये नहीं बताया कि कैश इनफ्लो बताना है कि कैश आउटफ्लो, जस्ट कैश फ्लो, चाहे इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मतलब हमने कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट, उसी पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये आएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव, अगर हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं शेयर खरीदे हुए हैं, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये भी आएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी आएगा, अगर हम कोई एसेट है जो बेच रहे हैं मतलब कैश इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, ये भी आएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ये भी आएगा, ये है आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से कैश फ्लो बताना है। अब देखिए, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं आएगा बिकॉज ये आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंडर, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड ये भी नहीं आएगा, ये किसके अंडर आता है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंडर आता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड, ये आएगा जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब हम फाइनेंस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंडर आएगा। डिविडेंड पे, किसी ने हमने शेयर इशू किए हुए हैं, किसी ने हमसे शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक है, उस पर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंडर आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 165, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इज इंक्लूडेड इन, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदना और उसको बेचना, तो ये किस एक्टिविटी के अंडर आएगा, मैंने पहले ही आपको बताया, ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब हम किसी एसेट को खरीदते हैं तो कैश आउटफ्लो होएगा, ठीक है, जब हम किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे, सेल करेंगे, तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन सी स्टेटमेंट है जो वो रिप्रेजेंट करती है इनमें से कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट है, कैश एडवांसेज एंड लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ठीक, कैश एडवांसेज एंड लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, तो ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज का दिया है ना, ये नहीं आएगा, क्योंकि जब फाइनेंशियल एंटरप्राइज कैश में डील करती है ना, कोई एडवांस पे करती है, कोई एडवांस पे करती है या कोई लोन्स वगैरह मेड करती है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, कैश एडवांस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज़, ठीक है, कैश एडवांस या लोन्स दे रहे हैं हम किसी थर्ड पार्टी को, तो ये हमारे एसेट्स हो गए, इट मीन्स हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे, है ना, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 167, इसमें क्या दिया इसने कि ABC लिमिटेड हैड इन्वेस्टमेंट ऑफ 68,000,
ठीक है। 68,000 की इन्वेस्टमेंट है, कब? 31 मार्च 2013 को। ओके। उसके बाद दिया है एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹56,000 एज ऑन 31 मार्च 2014, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट दी हुई है हमें 68,000 और एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट है 56,000। क्लियर। उसके बाद उसने बोला है ड्यूरिंग द ईयर ABC लिमिटेड सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट बीइंग हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹16,800। उसने क्या बोला है कि जो हमारी बिगिनिंग ऑफ द ईयर थी, मतलब 68,000 इन्वेस्टमेंट थी, इसका 40% हमने बेच दिया 16,800 के प्रॉफिट पे। क्लियर। तो अब हमें क्या बताना है? हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बताना है इसमें। देखिए पहले ना इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें बनाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें हम लिखेंगे पहले तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट है कितनी है? 68,000। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जो एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट है बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितनी एट द एंड ऑफ द ईयर? 56,000। राइट। फिर उसने कहा है कि 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, मतलब 68,000 का 40%। ठीक है। कितना आ गया 68,000 का 40%? 27,200 है ना। 27,200। 27,200 की इन्वेस्टमेंट हमने 16,800 के प्रॉफिट पे बेच दी, मतलब बाय बैंक कितने की बेची है? 27,200 की थी प्लस 16,800 के प्रॉफिट पे, मतलब सेल वैल्यू कितनी आ गई? सेल वैल्यू इसकी आ गई 0,0,0,1 एंड 1, 44,000। राइट। 44,000। और इधर आ जाएगा हमारा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है? 16,800। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे अब इसे, इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। ठीक है। इधर कितना है हमारे पास? 44,000 प्लस 56,000, कितना हो गया? 1,00,000 हो गया ये। 44,000 प्लस 56,000, हाँ 1,00,000 हो गया ये। ठीक है। इधर हमारे पास कितना हो गया? 68,000 प्लस 16,800, मतलब ये हो गया हमारे पास 84,800। राइट। 84,800। अब हम 1,00,000 में से 84,800 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? परचेज़ निकल के आ जाएगी कि हमने परचेज़ कितनी की है एक साल में। ठीक है। परचेज़ कितनी की है, तो 1,00,000 में से हम 84,800 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,200, इतना ही आएगा ना। यस, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है। 15,200। क्लियर। मतलब इससे हमें क्या निकल के आया? इन्वेस्टमेंट अकाउंट से क्या निकल के आया? एक तो सेल निकल के आई है, कितनी सेल की है हमने? 44,000 की। और एक परचेज निकल के आ गई, कितनी परचेज निकल के आ गई? 15,200 की। क्लियर। अब देखिए सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सेल मतलब इनफ्लो, सेल कितनी निकल के आई है? 44,000। इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज आउटफ्लो, कितना? 15,200। राइट। तो कितना आ गया? 28,800। क्लियर। यहाँ पे है कैश इनफ्लो हो रहा है क्योंकि सेल हमने किया 44,000 की, 44,000 रुपीज़ आ रहे हैं। परचेज़ किया 15,200 की, और हमारे पास कितना कैश बच रहा है? 28,800 रुपये, मतलब 28,800 रुपये इनफ्लो ऑफ कैश है इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्लियर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ब्रिंग चेंजेस इन। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं वो किस में चेंज लेके आती हैं? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स इक्विटीज़, बिल्कुल, क्योंकि ओनर्स की इक्विटी, जैसे ओनर इक्विटी मतलब जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, उसमें चेंजेस आते ही आते हैं। नेक्स्ट है बोरिंग ऑफ द एंटरप्राइज, बोरिंग में भी चेंज आता है। बोरिंग मतलब जैसे डिबेंचर्स हो गए, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है 169 का। इसमें क्या दिया है? फॉर ईयर 2013 इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹3,00,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 3,00,000 है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 है। 10% डिबेंचर है 2,00,000 के। क्लियर। एंड शेयर प्रीमियम दिया हुआ है 30,000 का। नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 2014, मतलब पहले बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे दिया, फिर एंड ऑफ द ईयर दे दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 4,00,000। अब देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 3,00,000 थी, अब कितनी होगी? 4,00,000, बढ़ गई 1,00,000 से, है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 60,000 है, पहले 1,00,000 थी, अब 60,000 है, मतलब
40,000 से रिड्यूस होगी, रिडीम कर दिए हमने प्रेफरेंस शेयर्स। अब जो 10% डिबेंचर है वो है 1 लाख, पहले कितने थे 2 लाख के, मतलब ये भी हमने रिडीम करके कितने कर दिए 1 लाख। उसके बाद शेयर प्रीमियम है जो पहले 30,000 था अब कितना है 40,000, क्लियर। उसके बाद दिया उसने ऑल्सो गिवन, डिविडेंड भी पे किया हमने शेयर्स के ऊपर 15,000 का, और इंटरेस्ट भी पे किया डिबेंचर्स के ऊपर 20,000 का। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कैश आउट इनफ्लो कहाँ से हो रहा है, कैश आउटफ्लो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो प्लस और माइनस करेंगे सिंपल यहाँ पे हम। देखिए जो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितने की थी 3 लाख की, राइट, अब कितने की है इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की, राइट, मतलब 1 लाख रुपये इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख प्लस का, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो पहले 1 लाख की थी, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है 60,000 की, मतलब 40,000 के रिडीम कर दी तो माइनस का 40,000, क्लियर। उसके बाद डिबेंचर्स हैं जो पहले 2 लाख के थे, अब डिबेंचर्स हैं जो वो हैं 1 लाख के, राइट। तो 1 लाख के डिबेंचर्स हैं जो वो रिडीम हो गए, माइनस का 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद उसने दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले 30,000 का था अब है 40,000 का, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हमने इक्विटी शेयर इशू किए ना, तब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवाया होगा। तो 10,000 का प्रीमियम इंक्रीज़ हो गया, वो ऐड कर देंगे 10,000, राइट। उसने उसके बाद बोला कि डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स ₹15,000, 15,000 का डिविडेंड पे किया। एक मिनट इंक्रीज़ हो गया ना सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसको हम ऐड कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का इंक्रीज़ हुआ 10,000 का, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, डिविडेंड पे किया शेयर्स पे तो माइनस का आ जाएगा ये, ठीक है, कितना 15,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन शेयर है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20,000, क्लियर। अब हम आंसर निकाल लेंगे। देखिए 1 लाख में से 40,000 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 60,000, 60,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ गया 60,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो माइनस का 40,000 आ गया, क्लियर। उसमें 10,000 प्लस का ऐड कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास माइनस का 30,000 आ गया, राइट, माइनस का 30,000। माइनस के 30,000 में से माइनस का 15,000 और माइनस का 20,000 है जो वो लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 65,000, मतलब 65,000 कैश आउटफ्लो आ गया हमारे पास, क्लियर। कितना आ गया कैश आउटफ्लो ऑफ ₹65,000। आपने सिंपली इसमें क्या देखना है कि कहाँ से कैश रिसीव हो रहा है उसको ऐड कर दो, कैश कहाँ पे कर रहे हैं उसको माइनस कर दो। जैसे हम शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है, तो कैश आएगा तो उसको ऐड कर देंगे। शेयर्स कम हो रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कम हो रहे हैं या डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, इट मीन्स हम उनके पैसे उनको वापस कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं उनको, तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इससे हम कैश फ्लो निकाल सकते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो किसके लिए मैंडेटरी है। तो इसने क्या लिखा है ऑल एंटरप्राइज, सभी एंटरप्राइजेस के लिए, जो नहीं बिकॉज 1% कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जी बिल्कुल, जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनके लिए मैंडेटरी है, और जो कंपनीज जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है उनके लिए भी मैंडेटरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्टेड एंटरप्राइज नीड नॉट टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली अंडर इनडायरेक्ट मेथड। क्या जो लिस्टेड एंटरप्राइज हैं उनको सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, तो इसका सही आंसर है ट्रू, ठीक है। जो लिस्टेड एंटरप्राइजेज हैं वो अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ टू सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड के अंडर प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172, इसमें क्या दिया है, इन द केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज द कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अच्छा देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया है फाइनेंशियल एंटरप्राइज ही है, ठीक है। तो क्या बोला इसने, कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है और जो इंटरेस्ट पे कर रही हैं, तो हम कहाँ पे क्लासीफाई करेंगे उसको हम क्लासीफाई करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। क्योंकि ये है फाइनेंशियल एंटरप्राइज के बारे में। अगर ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज ना हो के कोई भी नॉर्मल एंटरप्राइज होता, ठीक है, कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता, तो हम अगर कैश एंड डिविडेंड रिसीव होता तो उसे इन्वेस्टिंग में रिकॉर्ड करते, और अगर हम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे करते तो उसे हम फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड करते, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173, इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइज कैश फ्लो
देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी बोल रही थी। इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइज कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड, ठीक है, जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अदर एंटरप्राइज के केस में तो उसे हम कहाँ शो करेंगे, ऑब्वियस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, है ना। और जब हमें रिसीव हो रहा है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जब हमें रिसीव हो रहा है तो उसे हम कहाँ शो करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। Next is question number 174. Issue of bonus share and conversion of debenture into equity are shown as a footnote to the cash flow statement. क्या हम जो बोनस शेयर इशू करते हैं और जो डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के फुटनोट में शो करेंगे? जी बिल्कुल, बिकॉज जब हम क्योंकि जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं ना, जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो उसको हम अपने कैपिटल रिजर्व में से, ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से, इनमें से इशू करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई भी फ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा, ठीक है। जब वो कैश फ्लो नहीं होगा तो उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे फुटनोट में शो करेंगे। इसी तरीके से जब हम डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी कैश का कोई फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए उसको भी हम फुटनोट में शो करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन ए फिक्स एसेट इज बोट एज हायर परचेज, ठीक है, जब हम हायर परचेज पे यानी कि इंस्टॉलमेंट्स पे कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं तो इंटरेस्ट एलिमेंट इज क्लासिफाइड अंडर डैश एंड लोन एलिमेंट इज क्लासिफाइड अंडर डैश, ठीक है। जो इंटरेस्ट एलिमेंट है उसको हम कहाँ पे शो करते हैं और जो लोन एलिमेंट है उसको हम कहाँ पे शो करते हैं? देखिए जो इंटरेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसे हम शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, बिकॉज हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, राइट। और लोन एलिमेंट, लोन किस पे है? फिक्स एसेट्स पे, ठीक है, तो इसे हम शो करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। इसमें क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो फॉल्स है? तो उसने बोला है ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ डजंट अफेक्ट कैश फ्लो, ठीक है। ओल्ड फर्नीचर है जो, ठीक है, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो डजंट अफेक्ट कैश फ्लो, क्या वो कैश फ्लो को अफेक्ट करता है या नहीं करता? नहीं करता, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए सब्सटीट्यूट फॉर कैश अकाउंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो वो सब्सटीट्यूट है कैश अकाउंट का? बिल्कुल नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग है, कैश अकाउंट अलग चीज़ है। एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज नॉट शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसने क्या बोला है कि जो एप्रोप्रिएशन है रिटेन्ड अर्निंग की, क्या वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते हैं, इसलिए ये भी गलत है। जैसे हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है वो शो करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, राइट। नेक्स्ट है नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग ए पीरियड कैन नेवर बी नेगेटिव, ये भी गलत है क्योंकि जो नेट कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों गलत हैं, बी, सी और डी। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी, सी एंड डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो, इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है, ठीक है। तो क्या दिया है? डिक्रीज इन डेटर्स। अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का एक केस, जब करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, जब करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो फ्लो ऑफ कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब करंट एसेट डिक्रीज होंगे, ठीक है, फ्लो ऑफ कैश क्या होगा? इंक्रीज होगा। और करंट लाइबिलिटीज़ के केस में सिंपल होता है, अगर करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं फ्लो ऑफ कैश इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो डिक्रीज हो रही हैं तो ये डिक्रीज होगा इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट। तो इसने क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो, ठीक है। डिक्रीज इन डेटर्स, जब डेटर्स हैं जो डिक्रीज हो रहे हैं मतलब करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो ये कैश इनफ्लो है, ऑब्वियस है कि किससे कैश है जो बढ़ रहा है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स, जब शेयर इशू करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा, ये भी ठीक है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, जब क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं मतलब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो क्या है? वो आउटफ्लो है, नॉट इनफ्लो, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट सेल करेंगे तो ये भी कैश इनफ्लो है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो, इनमें से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है? तो उसने बोला इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो ये भी कैश आउटफ्लो है, राइट। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स मतलब करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, ये भी कैश आउटफ्लो है। इंक्रीज इन स्टॉक, कैश आउटफ्लो यहाँ पे भी करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं मतलब ये भी कैश आउटफ्लो है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, देखिए जब क्रेडिटर्स हैं ये होती हैं लाइबिलिटीज़, राइट। जब लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं, ठीक है, तो ये कैश आउटफ्लो नहीं होता, ये होगा कैश इनफ्लो होगा। क्लियर? तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल मेथड ऑफ असरटेनिंग कोस्ट, कोस्ट को असरटेन के लिए करने के लिए कन्वेंशनल मेथड कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग, सेकंड दिया फुल कोस्टिंग, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। तो ये आ जाएगा अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग आएगा इसका आंसर, अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग एंड फुल कोस्टिंग, ठीक है, क्योंकि फुल कोस्टिंग को ही हम एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग बोलते हैं, ये हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग को ही हम फुल कोस्टिंग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है अंडर एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग प्रॉफिट इज असरटेन्ड। अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग के अंदर हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं हम, टोटल सेल में से ना टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं तो भी हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ जाता है, राइट। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, जो हमें सेल दी हुई है उस पर हम कुछ परसेंटेज, जितना भी हम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं कुछ परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, या कॉस्ट पे कुछ परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। मतलब दोनों वेज से, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इन दोनों तरीक़ों से हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट को सर्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कॉस्ट आर क्लासिफाइड अंडर डैश सेगमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को कितने सेगमेंट में क्लासीफाई करते हैं? तो इसमें हम 3 सेगमेंट्स में क्लासीफाई करते हैं। 3 कौन से? एक तो आ जाएगी जैसे लेबर कॉस्ट, ठीक है, एक आ जाएगी मटेरियल कॉस्ट, और एक आ जाएगी एक्सपेंसेस कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। इसमें क्या दिया हुआ है? वाइल असरटेनिंग ग्रॉस प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओनली दैट पोर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल रेवेन्यू विच इज़ एसोसिएटेड विद द गुड्स सोल्ड, ठीक है। जब हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्या हम सिर्फ वही पोर्शन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का माइनस करेंगे जो गुड्स सोल्ड के साथ कंसर्न था, उसके साथ एसोसिएटेड था? तो इसका सही आंसर होगा ट्रू, सिर्फ वही पोर्शन को माइनस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अमंग फिक्स एक्सपेंसेस। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स एक्सपेंसेस के अंडर, ठीक है, क्या होता है? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन यूनिट कॉस्ट। ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या दिया है कि जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसको हम यूनिट कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो इसमें क्या दिया? प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन बेसिस ऑफ फुल कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। जब हमने फुल कॉस्ट के बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन करना हो तो यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। सोल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉस्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ कॉस्ट के लिए सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्या ये ठीक है? ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट हेल्प्स इन। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट किस चीज़ में हेल्प करती है हमें? क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। इसमें हम प्रोडक्ट कॉस्ट में और पीरियड कॉस्ट में डिफरेंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट है चार्जेस ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन इन्वेंट्री। जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं उनको हम इन्वेंट्री के ऊपर चार्ज करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। इनके जो थ्योरी लेक्चर्स है ना, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग या बजटरी कंट्रोल, बहुत सारे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्योरी लेक्चर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे। उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप डिटेल में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप वो थ्योरी लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। 186 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिक्रीजेज पर यूनिट विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है। फिक्स एक्सपेंसेस है जो वो डिक्रीज होते हैं पर यूनिट विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, एंड इंक्रीज पर यूनिट विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन। और जैसे प्रोडक्शन डिक्रीज होती है वो पर यूनिट के हिसाब से इंक्रीज होती है। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल ठीक है, राइट। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट इज टेकन एज इक्वल टू। मार्जिनल कॉस्ट है जो वो किसके बराबर होती है? तो मार्जिनल कॉस्ट किसके, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये किसके बराबर होती है? जितने भी प्राइम कॉस्ट प्लस और वेरिएबल ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में क्या जाता है? डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, एक चीज़ पर, ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक मिनट, डायरेक्ट मटेरियल, एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना मटेरियल लगा है प्लस डायरेक्ट लेबर, एक प्रोडक्ट को बनाने में जितनी लेबर लगी है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हैं, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स।
तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारा मार्जिनल कॉस्ट। और जो ये डायरेक्ट कॉस्ट है ना, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स, इनको तीनों को मिला के क्या निकलती है, प्राइम कॉस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टोटल कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट इज़ 5000, 100 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी है, 5000 है, और 101 यूनिट की, ठीक है, जब एक यूनिट और ऐड कर दी, टोटल 101 यूनिट्स होगी, तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 5030। मतलब कॉस्ट कितनी इंक्रीज़ हुई, 30, और इधर यूनिट कितनी इंक्रीज़ हुई, 1। मतलब जो एक्स्ट्रा 30 रुपीज़ है टोटल कॉस्ट में, वो क्या है, वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियर है, वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189, मार्जिनल कॉस्ट इज कंप्यूटेड एज, मार्जिनल कॉस्ट को हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स, ये हम पहले ही कर चुके हैं, मार्जिनल कॉस्ट इसके बराबर होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइम कॉस्ट किसके बराबर होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। और उसके बाद आ गया ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स, तो ये भी ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद क्या है, टोटल कॉस्ट में से अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स को माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास यही बचेगा, ठीक है, तो भी हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, मार्जिनल कॉस्टिंग को हम और किस नाम से जानते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम डायरेक्ट कॉस्टिंग भी बोलते हैं और इसको हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, अंडर हाई एंड लो पॉइंट मेथड द आउटपुट एट टू डिफरेंट लेवल्स इज कंपेयर। हाई एंड लो पॉइंट मेथड में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट लेवल्स का आउटपुट है जो उसको कंपेयर करते हैं विद द अमाउंट ऑफ डैश इनकर्ड एट दीज 2 पॉइंट्स। तो कौन सी अमाउंट को कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। 191 में हम क्या करते हैं, जो भी टोटल कॉस्ट होती है ना, टोटल कॉस्ट के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है, इन एनालिटिकल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, इन एनालिटिकल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स। क्या ये पास्ट रिकॉर्ड्स के बेस पे कैलकुलेट की जाती है। तो इसका सही आंसर है ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, इसमें क्या है, व्हेन कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव, जब कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो तो ये बट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, पर फिक्स कॉस्ट के बराबर हो तो क्या होगा, ठीक है। देखिए जो कंट्रीब्यूशन है, मैंने आपको इसका बताया था, ठीक है, जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तब हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन, राइट, कंट्रीब्यूशन। बट जब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तब हमारे पास आता है प्रॉफिट, राइट। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तब हमारे पास आता है प्रॉफिट। अब जब कंट्रीब्यूशन ही फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है तो क्या होगा, ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, ठीक है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज देयर विल बी नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 194, इसमें क्या दिया है, अपॉर्चुनिटीज टू अचीव फर्दर ग्रोथ विद इन करंट बिजनेस आर, ठीक है। करंट बिजनेस में अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव अपॉर्चुनिटीज़। क्या बोलते हैं, इंटेंसिव अपॉर्चुनिटीज़, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मत क्या होती है, फुल कॉस्टिंग, जिसमें हम वेरिएबल कॉस्ट भी लेते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट भी लेते हैं, राइट। तो इसे हम टोटल कॉस्टिंग भी बोलते हैं और इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैनेजरियल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है जो, उसमें मैनेजरियल डिसीजंस किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैनेजरियल डिसीजन है जो वो बेस्ड होते हैं प्रॉफिट के ऊपर। कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कहाँ पे आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में, क्लियर। नेक्स्ट है, मैनेजर्स यूटिलाइज मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर, मैनेजर्स हैं जो वो मार्जिनल कॉस्टिंग को किसके लिए यूज़ करते हैं, मेक और बाय डिसीजन, बिल्कुल मेक और बाय डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी इसके लिए भी यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डंपिंग प्राइस इसके लिए भी यूज़ करते हैं। ये जो है ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है, और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं
मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह को, तो आप थ्योरी लेक्चर्स में जाके देखना, प्लेलिस्ट में सारे थ्योरी लेक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे जाको आपको अच्छे से क्लियर होगा। एमसीक्यूज़ में मैं आपको इसको डिटेल में नहीं समझा सकती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198, द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मार्जिनल कॉस्टिंग आर, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ कौन सी प्रॉब्लम एसोसिएट है? डिफ़िकल्टी इन डिवीजन ऑफ कॉस्ट। कई बार क्या है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, इसमें ज्यूम किया जाता है कि सारी की सारी कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट है, ठीक है, सारी की सारी कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। बट कई बार ना कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक को कैसे वैल्यू करना है, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। इग्नोर टाइम एलिमेंट, टाइम एलिमेंट को इग्नोर करते हैं, इसकी भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, इसमें क्या बोला है उसने, डैश इज नॉट सुटेबल वेयर सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस मेथड, ठीक है, जब हम सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्लस मेथड से, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं तो कौन सा मेथड सूटेबल नहीं है, ठीक है। जब हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस मेथड मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं ना जब, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सूटेबल होता है, मतलब कौन सूटेबल नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट सूटेबल इन दैट केस। क्लियर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट 2 क्वेश्चन है ये हमारे आज की वीडियो के, इसके बाद आपके 200 क्वेश्चन हैं जो वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन सारी वीडियोज़ को कंपाइल करके एक बड़ी वीडियो बना दूं, मैराथन वीडियो बना दूं, ताकि आप एक वीडियो के से ही सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं 200 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडेड टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स टू रीच नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अच्छा, ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुके हैं, राइट, तो ये आप खुद कर सकते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए ना उसके बीच में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को किसके लिए यूज़ करते हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन बेसिस ऑफ फुल कॉस्ट, सोल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस एंड नेट प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पहले आया था, इसका आंसर भी आप दे सकते हैं, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।